आज ये बैच में फाउंडेशन बिल्डर है, बीड के स्टूडेंट्स हैं और येलो हाउस भी है. सो आई एम स्टार्टिंग अ फ्रेश टॉपिक टुडे. फाउंडेशन बिल्डर और बीड के स्टूडेंट्स को मुझे मोल कंसेप्ट कंप्लीट करवाना है ना? यस मैम. मैम. हाँ, फाउंडेशन बिल्डर में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट किए हैं. यस मैम. किए है ना लास्ट लेक्चर? हाँ मैम किए. हाँ, बट वो खत्म नहीं हुआ है. तो एक लेक्चर मेरा कल लगा है, सिर्फ आप लोगों के लिए लगा है ना. कल है मेरा यही टाइम पे 4 to 6. तो कल 4 to 6 का जो लेक्चर होगा उसमें मैं मोल कंसेप्ट करवाऊंगी आपके साथ. तो कल मोल कंसेप्ट आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और एक लेक्चर अगले वीक भी लगेगा मोल कंसेप्ट के लिए. तो कल का एक लेक्चर और अगले वीक का एक लेक्चर मिलके आप लोगों का मोल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा. मीनवाइल आप आज से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और मोल कंसेप्ट अलग से मैं कंप्लीट करवाऊंगी. इज दैट क्लियर टू यू? दिस इज फॉर फाउंडेशन बिल्डर and Aditya's year students. For yellow house, already your mole concept is over. Yes or no? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. आज हमको पीरियोडिक ही स्टार्ट करना था. Yes ma'am. तो आज हम पीरियोडिक स्टार्ट कर रहे हैं. तो आपका जो लेक्चर लगते रहेगा आपका तो पीरियोडिक का ही चलते रहेगा एज डिफाइंड. ठीक है? तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं टॉपिक के बारे में और सिलेबस के बारे में? नहीं मैम. हाँ. नहीं मैम. आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं. ओके, जो स्कूल में आपको कहीं ना कहीं जरूर सिखाया जाता है. ओके, यू आर ऑलवेज स्टडीइंग दिस समवेयर और द अदर इन द स्कूल. डेफिनेटली आप पढ़ते हो. तो यस क्लासिफिकेशन. मैम पढ़ा है. हाँ बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने की जरूरत क्या है? व्हाई वी नीड टू study classification of elements? for a simple reason. okay, जैसे इनिशियली देखो, इनिशियली केमिस्ट्री डेवलप नहीं था. केमिस्ट्री एकदम ऐसे क्या 5000 पुराना साइंस नहीं है. ग्रेजुअली इट गॉट डेवलप अराउंड 16-17 सेंचुरी. तो जैसे ही केमिस्ट्री एज अ साइंस डेवलप होते चला गया, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले गए, we felt a need of classifying elements. उनको क्लासिफाई करने की नीड जनरेट हो गई and then the elements were classified. तो पहले हम क्या समझेंगे? थोड़ा हिस्टोरिक डेवलपमेंट कि what are the different ways classification of elements that were done earlier. तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्लासिफिकेशन में अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मैं पहले आपको समझाती हूँ. इसको आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कंसीडर कर सकते हो. तो डिफरेंट साइंटिस्ट मेड सम एफर्ट्स ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स. ओके, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था, ओके, दैट वाज on the basis of classifying elements as metals and non-metals. सबसे पहला classification, and this classification failed due to discovery of some elements which are having properties of both metals as well as non-metals, जिनको metalloid कहा गया.
तो मेटालॉइड के डिस्कवरी के वजह से ये पहला क्लासिफिकेशन फेल हो गया. उसके बाद में देयर वर सम मोर सीरियस एफर्ट्स ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स, जो मैं एक एक करके आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी. तो हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले वर्थ टॉकिंग वाज डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में. So this scientist gave a law of triads. तो ये law of triads क्या है? What is the meaning of triads? So triads is nothing but a group of three elements which possess similar chemical properties. तो इसमें जो triads है, that is nothing but group of three elements having similar chemical properties. So what this scientist did is, whatever were the elements known at that time, he formed group of three elements each having similar chemical properties. And then he said कि जो इसमें middle element है उसका mass is arithmetic mean of first and last. तो middle element का जो atomic mass होगा वो arithmetic mean of first और last होगा. And he arranged the three elements in order of their atomic masses. So I will give you some triads given by this scientist. तो triads में कोई guesswork नहीं, इसने जो triads दिए थे वही हमको याद रखने हैं. तो families of three elements are known as Dobereiner's triads, and I'm giving you some Dobereiner's triads. तो अल्कली मेटल के ट्रायड्स है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. और इसमें जो मिडल एलिमेंट है सोडियम, उसका mass is arithmetic mean of first and last. Then alkaline earth metal का भी ट्रायड है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. So here also the middle element's mass is arithmetic mean of first and last. Then halogens में ट्रायड है हमारे पास, halogen family का ट्रायड है which is chlorine, bromine and iodine. And again middle is arithmetic mean of first and last. We are having a triad in oxygen family, sulfur, selenium, tellurium. And again here, okay, the arithmetic mean is there. Nitrogen family में phosphorus, arsenic and antimony.
another set of triads. Here also the atomic mass rule carries. ये छोड़ के उसने 2-3 ट्रायड और दिए थे, but इनके atomic masses are almost the same. So I'm giving you these triads. He gave iron, cobalt, nickel, but ये उसके लॉ में फिट नहीं हो रहा था क्योंकि इनके एटॉमिक मासेस सेम थे. He also gave ruthenium, rhodium and palladium. And from last transition series he gave osmium, iridium and platinum. तो इसमें से 1 to 5 are true triads, but ये वाले जो end में मैंने लिखे हैं they are not true triads as they are having nearly same atomic mass. इनका एटॉमिक मास नियरली सेम है. तो ये था आपका डोबेराइनर्स ट्रायड. अभी इसका ड्रॉबैक क्या है? व्हाई दिस क्लासिफिकेशन फेल्ड? मैम वो फोर्थ के सेकंड वाला एलिमेंट कौन सा है? सेलेनियम. SE stands for selenium. तो थैंक यू मैम. ये क्लासिफिकेशन का मेन ड्रॉबैक क्या है? द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज this concept was not applicable to all the elements known at that time. ये सारे एलिमेंट्स को हम अप्लाई नहीं कर पा रहे थे. Not applicable to all the elements known at that time. ये पहला ड्रॉबैक था. और क्या ड्रॉबैक है इस क्लासिफिकेशन का? अरिथमेटिक मीन वाला पार्ट हर बार टैली नहीं हो पाया. बट हाँ, दिस क्लासिफिकेशन प्रूव्ड वन पॉइंट कि properties of the element have some relationship with their atomic masses. So this classification proved an important point कि properties of the elements are having some connection with their atomic masses. What were the drawbacks? Drawback is all the elements known at that time we were unable to, Dobereiner was unable to put them as triads. Okay. Done speaking. उसके आगे का क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इसको कहते हैं द टेल्यूरिक हेलिक्स. इसका डायग्राम गूगल में देख लेना. इसको डी चैन कॉर्टियस क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गेव दिस. So what was this classification? I'm not drawing the diagram because it's not at all important and not at all worth drawing. But एक attempt है तो मैं समझा रही हूँ कि ऐसा भी कुछ हुआ था. तो टेल्यूरिक हेलिक्स का मतलब क्या है? What this scientist did, he made
he took a vertical cylinder, एक vertical cylinder लिया और उस cylinder के ऊपर उसने 16 equidistant line draw किए. So everybody understand the cylinder, pipe जैसा, और उस पे 16 equidistant lines were drawn on the surface of the cylinder. And then ये लाइन ड्रॉ करने के बाद, हाँ बोलो बेटा. Somebody has some problem? मैम मुझे आपने जो बोला he drew some line, वो कौन सा वो लाइन मुझे नहीं समझा मैम, वो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझा. हाँ तो मैंने कहा ना इसका डायग्राम आप गूगल कर लो टेल्यूरिक हेलिक्स का. ओके. I'm not drawing because it's not worth the drawing. इसके लिए तो टेल्यूरिक हेलिक्स मैंने नाम दिया है, गूगल कर लेना, सामने डायग्राम आ जाएगा. उसमें क्या है, एक सिलेंडर है जिसके ऊपर उसने 16 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए हैं और फिर उन लाइंस को 45 डिग्रीज पे एक्सिस बना के और लाइंस ड्रॉ किए हैं. And he has tried placing the elements on these lines. उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि एलिमेंट्स which differ from each other in atomic masses 16 or multiples of 16 fall in same vertical line. तो ऐसे कुछ उसका ऑब्जर्वेशन था. Obviously this classification was not accepted at all, मतलब, and that's the reason I'm not drawing, I'm not showing. ये बिल्कुल accept ही नहीं किया था. Dobereiner's triad accepted था, but ये accept ही नहीं किया था. फिर भी NCERT ने इसको mention किया है, तो I'm also mentioning this to you कि ऐसे भी कुछ हुआ था. इसके आगे the third attempt is what is taught to you in the school also, Newland's law of octave. तो telluric helix के बाद third main attempt was Newland's law of octave. तो Newland's law of octave में Newland ने क्या किया? Whatever were the elements known, he arranged them, okay, in horizontal rows also and vertical rows also. And what he observed कि जैसे म्यूजिक में every eighth note is same as that of the first, here also every eighth element will have property to that of the first. तो मैं ये अरेंजमेंट आपको दिखा रही हूँ उसने क्या किया. What you see missing is inert gas. So कहीं से भी start करो every 8 elements. So if I start from here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जो 8 element आएगा वो first के जैसा ही property में होगा. So the element when arranged in order of their increasing atomic masses, the 8th succeeding element was the repetition of the first one, like the 8th note on musical scale. ये था Newland's law of octave. Now what you see in this classification clearly is, इस classification में inert gases are not there because inert gases were not discovered in this classification.
I have given you up to calcium, but इसने जो actual classification दिया था वो कैल्शियम के आगे का भी दिया था, but कैल्शियम के आगे का classification fails. Like कैल्शियम के आगे उसने क्रोमियम, टिटानियम, मैंगनीज लिखा था, but वो क्रोमियम, टिटानियम और मैंगनीज जो लिखा था वो यहाँ पे लिखा था. So you know कि एल्यूमिनियम, बोरॉन के जैसे प्रॉपर्टी क्रोमियम के नहीं है, कार्बन, सिलिकॉन के जैसे प्रॉपर्टी टिटानियम के नहीं है. So he had given some 10-12 elements after this in his actual classification, but the properties were not repeating. तो in simple words इसका classification कैल्शियम 20 के आगे फेल था, but still this was considered as a worth attempt, as इसने elements को उनके horizontal period में और vertical group में arrange करने की कोशिश की. And again he could draw some correlation between properties of the element and atomic mass. इसके आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो शायद स्कूल में नहीं सिखा थे, and that classification is a graph called as Lothar-Meyer's curve. तो न्यूलैंड ऑक्टेव के बाद main attempt in classifying element is a graph called as Lothar-Meyer's curve. So in Lothar-Meyer's curve, what is the graph? Now this Lothar-Meyer, okay, gave this classification around 1870, just before Mendeleev's periodic table. And Lothar-Meyer emphasized more on physical properties of the element, physical characteristic पे उसने ज़्यादा emphasize किया. So he plotted a graph of atomic volume on y-axis versus atomic mass on x-axis. तो atomic volume क्या होता है? इस ग्राफ में उसने atomic volume यूज किया. So how is atomic volume calculated? It is atomic mass upon density. By doing this, he calculated the atomic volume. I'm showing you the graph that he plotted. I'm plotting that for you. So here, on y-axis, there is atomic volume calculated with the formula that I gave you there in centimeter cube. And on x-axis, there is atomic mass.
in AMU. And I'm showing you how this graph looks like. So something like this was the graph. Now, ये ग्राफ में कुछ striking features उसने note down किए. He could observe some similar properties in this graph. तो उसने क्या point out किया? Elements having similar property occupy similar positions on the curve. तो सबसे पहला observation ये था, elements having similar property are having similar positions on the curve. Say for example, हर curve के top पे, so it starts here. I'm having lithium. Here, I'm having sodium. Here, potassium. Here, rubidium. And here, francium. So, what is this position? This position is maxima of the curve. And on maxima of the all curves, we see alkali metals. तो इस कर्व्स पे उसका ऑब्जर्वेशन क्या था कि elements having similar property are occupying similar positions on the curve. तो ये पहले ड्रॉ कर लो, मैं ये आपको पॉइंट वाइज इसको लिखवाती हूँ. Let me know once you finish drawing this curve. Ma'am, which is the last element? क्या बोल रहा है? Last element कौन सा है? सीजियम नहीं दिख रहा है क्या ठीक से?
ये लास्ट एलिमेंट सीजियम है अल्कली मेटल्स का। तो ग्राफ ड्रॉ करके हो गया। डन मैम। लोथर मेयर का मेन पॉइंट क्या है इस ग्राफ में कि elements having similar property occupy similar positions on the curve. और ये समझाने के लिए मैंने पहले आपको अल्कली मेटल्स दिखाया है। तो लिथियम सेकेंड पीरियड का अल्कली मेटल है, सोडियम थर्ड पीरियड का है। तो अल्कली मेटल्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होता है हर पीरियड में। And then we see alkali metals having largest atomic volume occupying the maxima of the curve. Yes or no? पॉइंट रिपीट करो ना। अभी देखो, I am showing you alkaline earth metal. मैम मैक्सिमम मतलब Maxima मतलब maxima. ये अगर curve है तो minima is minimum down, maxima is the maximum point. मैम वो आपने तो पॉइंट रिपीट alkali करो। metal is occupying maxima. अभी कर्व का ये जो पोर्शन होता है यहाँ से ऊपर, इसको असेंडिंग पोर्शन कहते हैं और ये उसका डिसेंडिंग पोर्शन है। तो व्हाट वी सी इज द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कर्व के डिसेंडिंग पोर्शन पे है। तो यहाँ पे लिथियम के बाद में यहाँ पे बेरिलियम है, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम है डिसेंडिंग पोर्शन, यहाँ पे से कैल्शियम है, फिर यहाँ पे स्ट्रोंशियम है, यहाँ पे बेरियम है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की भी पोजीशन सिमिलर है। They are present on descending portion of the curve. सेकेंड पॉइंट समझ में आया सबको? मैम वो पॉइंट आपने बोला तो कौन सा था? सुनाई नहीं दे रहा बेटा? मैम वो आपने पॉइंट सबसे पहले बोला था ना, वो लिखने के लिए। सबसे पहले ये बोला था कि अल्कली मेटल ऑक्यूपाई मैक्सिमा ऑफ द कर्व। दूसरा पॉइंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑन डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। Halogens की पोजीशन is on ascending portion of the curve. तो ascending मतलब जो ऊपर जा रहा है। तो फ्लोरीन यहाँ पे है, ascending portion, क्लोरीन यहाँ पे है, ब्रोमीन is here and iodine is here. तो halogen की position is on ascending portion of the curve. तो ये ग्राफ में क्या दिख रहा है? Elements having similar property occupy similar positions on the curve. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, they occupy minima of the curve. तो जैसे आपके आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक है, they are here.
Okay, these are the transition elements which are present at the minima of the curve. फिर उसके आगे अगला सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, रुथेनियम, पैलेडियम हियर। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दे आर ऑक्यूपाइंग मिनिमा ऑफ द कर्व। और ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लोथरमेयर सेड कि physical properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. मैम क्या हुआ? अभी इस क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या है? दिस क्लासिफिकेशन वाज क्वाइट करेक्ट, बट इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ ड्रॉ करके उसमें एलिमेंट्स की पोजीशन को मेमोराइज करना डिफिकल्ट है। तो इस क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम इतना ही था कि it lacked in practical utility. You cannot utilize a graph this complicated. आज इसमें अगर हमको 118 एलिमेंट्स डालने हैं और उनकी पोजीशन याद रख के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ओके, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, इसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते। ये इस क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम था। लेटर ऑन क्या किया गया, एटॉमिक मासेस जो है ना एक्स एक्सिस पे, उसके बदले सेम ग्राफ वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम बट एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर लेके प्लॉट किया। एंड व्हाट वी सॉ in that was also almost similar. तो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास से ज्यादा फर्क नहीं आ रहा था। बस इस क्लासिफिकेशन का एक ही प्रॉब्लम था कि इट लैक्ड प्रैक्टिकल यूटिलिटी। ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी में फेल हो गया। इसके बाद में the next major attempt is what you do in school in very much detail, and that's the reason I won't be discussing it in very much detail now, is your Mendeleev's periodic law and Mendeleev's classification.
तो मेंडेलीव ने क्या किया? He gave his law. If the elements are arranged in order of increasing atomic masses, their properties vary in a definite manner from member to member of the series. And in simple words, he says the chemical and the physical properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. ये था आपका मेंडेलीव्स का लॉ. And he arranged the elements known at that time in some vertical groups and horizontal periods. So everybody has learned about Mendeleev's periodic table in the school. इस क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या था? एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज were supposed to be in one group, right? Yes, ma'am. जिसमें उसने वर्टिकल टेबुलर अरेंजमेंट में कुछ रोज या कॉलम्स बनाए थे और हॉरिजॉन्टल पीरियड्स भी थे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में. तो अगर मेरिट की बात करें तो व्हाट वाज द बिगेस्ट मेरिट ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल? उस टाइम पे when Mendeleev gave this periodic table, 63 elements were known. And first is he tried classifying all of them. तो उसके periodic table में तभी जो 63 elements थे वो सारे के सारे उसने include किए. So this is the biggest plus point. नहीं तो अब तक के जो भी classifications थे they were unable to include all the elements known at that time. But Mendeleev के classification में ऐसे नहीं था. Mendeleev ने सभी elements को include किया था whichever were known at that time. So this was a big plus point of Mendeleev's periodic table. Then he also left some gap for the elements that were not discovered. तो जो एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड थे उनके लिए गैप छोड़ दिए, उनके प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट किए. तो इका एल्यूमिनियम was later discovered as gallium and Ica silicon was later discovered as germanium, right? और Ica boron क्या था? इंडियन. तो जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए उनके लिए उसने गैप छोड़े थे. बट मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में क्या नहीं था? इनर्ट गैसेस वर नॉट देयर इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल as they were not discovered then. Inert gases were missing because inert gases were not discovered when Mendeleev gave his periodic table. So again, I'm not drawing Mendeleev's periodic table. You all can refer to your school textbook or Google out for Mendeleev's periodic table. I'm just discussing the features. So everybody has seen this and know this. So इसमें there were 7 horizontal rows called periods
and 8 vertical columns called group. Some vacant sites की तो बात मैंने already कर ली. ये vacant sites जो उसने छोड़े, that was the biggest advantage. Groups को naming के लिए he used Roman 1, Roman 2 से लेके Roman 8 तक. तो Roman numbers use किए थे 1 to 8 and the groups were further divided as A and B. उनको A और B में अलग से क्लासिफाई किया था. Mendeleev के periodic table में lanthanides were also there, actinides were also there. So these are some of the merits, you can say, of Mendeleev's periodic table. अभी demerits पे आते हैं. So what was the major drawback of Mendeleev's periodic table? Isotopes were not having separate place. Isotopes के लिए जगह नहीं. हाइड्रोजन Mendeleev's periodic table में. Then some elements are wrongly placed. So elements having larger atomic mass were placed before the elements with lower atomic mass. तो argon potassium, argon 40 है, potassium 39 है, but argon is placed below potassium. Same problem is there with tellurium and iodine. And same problem is there with cobalt and nickel. Wrong placements थे कुछ elements के, not as per their atomic masses. Then जो subgroup थे उसमें there were elements placed with the different properties in one group. Hydrogen की position uncertain थी, not sure, not clear थी. जो lanthanides और actinides थे उनको भी separate position Mendeleev के periodic table में नहीं थी. No separate position. They were grouped as group of 14 and placed together at one position. और उसका जो ग्रुप 8 था उसको उसने 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था. तो ये कुछ मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के प्लस माइनस पॉइंट थे. फिर भी मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल इज द मेजर अटेम्प्ट that you can do. Okay, historical development में सबसे major attempt was done by Mendeleev in classifying elements.
इसके आगे क्या हो गया? अभी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का अगर आपको ईयर पता है तो लाइक दिस इज अराउंड 1885. इसके आगे you have learned atomic structure. So in atomic structure you have seen discovery of electron, discovery of proton, discovery of neutron. ये सब at the end of 19th century हो गया. तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई. When this was happening, okay, worth mentioning the work of one scientist called Mosley. I'm explaining you Mosley's work. Let us understand what Mosley did. Mosley was also from the same lab as of Mendeleev. And Mosley was mainly working on cathode ray tube. जो cathode ray tube है, Mosley was mainly working on that. So you have done cathode ray tube experiments, discovery of electron, and in that you also know when fast moving electron is bombarded on a metal surface, we get X-ray. कैथोड रे ट्यूब में एक्सरे डिस्कवर हुआ था. एवरीबॉडी रिकलेक्ट दैट? यस और नो? सो मोस्ले वाज स्टडीइंग दैट. मोस्ले का मेन काम एक्सरे पे था. एंड व्हाट his observation was there, he put it as Mosley's law. तो Mosley's law क्या है? He connects the frequency of the X-ray emitted to the atomic number of the metal. What he could observe is square root of nu is directly proportional to Z. This is Mosley's law. तो इस फॉर्मूला में ये न्यू क्या है? This is the frequency of X-ray and Z is the atomic number of the metal. Z is the atomic number of metal. तो ये क्या बता रहा है रिलेशन? कि जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरे की which is coming out of the metal is more connected to, directly related to the atomic number and not atomic mass. इसका उसने जब भी ग्राफ प्लॉट किया, square root of nu versus Z, he got a straight line. तो मोस्ले के एक्सपेरिमेंट ने क्या बता दिया कि इट इज मोर एप्रोप्रिएट टू कंसीडर एटॉमिक नंबर टू कनेक्ट with the properties and not atomic mass.
properties of the elements are mainly connected to atomic number and electronic configuration of the elements and not with the atomic mass. And then he gave modern periodic law. So what does modern periodic law says? Modern periodic law says properties of the elements are periodic functions of their atomic number. This is modern periodic law given by Moseley. मैम बोलिए। मैम राइट साइड का बोर्ड दिख नहीं रहा पूरा। मैं शिफ्ट करती हूँ बेटा। हाँ I will move the camera little bit. Don't worry. Now you can see everything. See. Then I'll shift it again. Ma'am, done. Ma'am, done. So everybody through right side board का जो भी था सबका हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी इसके आगे ऑब्वियसली मुझे आपको क्या सिखाना है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मोस्लेस पीरियोडिक टेबल. I have to teach you this. But before I start teaching you this, make me understand where your batch is in atomic structure, as I need to use few things from atomic structure. तो पहले मुझे येलो बैच से कोई आंसर करेगा बेटा? आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ तक पढ़ाया गया है? Electronic configuration. आपको आता है लिखना? मैम स्टार्ट हुआ है। अभी start किया मैम. यस मैम। अभी start. दो लेक्चर हुए उस पे। तो if I say write electronic configuration, say of chlorine, are you in position to write or no? I just need that, and not Orbital electronic. not your school pattern.
आप क्लोरीन का स्कूल में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 287, वो नहीं चाहिए मुझे। SPDF पैटर्न में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना क्या आपने सीख लिया येलो हाउस? हम सीख रहे हैं। नो मैम। नो मैम। नहीं सीखा है, नहीं सीखा है, ओके ठीक है। Now I'm talking to foundation builder. So someone from foundation builder, let me know. आप कहाँ पे हो एटॉमिक क्वांटम नंबर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया। सिखा दिया आपको? तो आपको SPDF पैटर्न में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है? यस मैम। तो येलो हाउस को आगे होना चाहिए, येलो हाउस को कैसे नहीं आता है फिर? मैम हमें सिखाया नहीं है कैसे लिखना, बस उसका थोड़ा बहुत पढ़ाया है SPDF। तो ठीक है ना, तो सिखा दिया है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर। अबाउट प्रिंसिपल सिखाया क्या, मुझे बताओ? यस मैम। सिखाया ना? यस मैम, वो सिखा दिया है। बस बस तो वही चाहिए। तो अबाउट प्रिंसिपल आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता ही है आपको, राइट? मुझे थोड़ा सा ही चाहिए उस पार्ट से, बट यू हैव सम बेसिक आइडिया how to write electronic configuration in a new pattern. That's it what I need. I don't need the details. ठीक है, so no problem. So I start teaching you now modern periodic table और Moseley's periodic table. तो अभी हम सब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को या मोसलेस पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो आप क्या करो, आपका जो लॉन्ग बुक होगा, आई होप एवरीबॉडी हैज अ क्लास वर्क बुक, अ लॉन्ग बुक, उसका डबल पेज ले लो। And I teach you how to draw modern periodic table. तो आप देखना मे बी अराउंड 1.5 to 2 सेंटीमीटर के विड्थ का हम ग्रुप 1 बनाएंगे। And for every horizontal line, maybe you can use 2 lines. हम हॉरिजॉन्टली बनाने की वर्टिकल। So you make your first group like this. Exactly like this. मैम And हॉरिजॉन्टली बनाने की वर्टिकली। सुनाई नहीं दे रहा बेटा, क्या बोल रहे हो आप? हॉरिजॉन्टली बनाने की वर्टिकली पेज पे। बेटा आपके लॉन्ग बुक में वर्टिकली बनाना है, वर्टिकली लेके बनाओ, जैसे बुक में लिखते हो वैसे ही बनाओ, बट ये साइड पे थोड़ी जगह छोड़ो। ओके मिस। जैसे मैंने छोड़ी है, थोड़ी जगह छोड़ के स्टार्ट करो। ऐसे 18 बिठाने हैं तो वो हिसाब से बिट सिलेक्ट करो। तो 18 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का एक बनेगा, 27 है तो 1.5 का बनेगा, एंड सो ऑन।
I'm done. तो सबका ग्रुप 1 ड्रॉ करके हो गया. No, ma'am. अभी उसके बाजू में सेकेंड ग्रुप एग्जैक्टली सेम ड्रॉ करना है, कोई फर्क नहीं. मैम टोटल कितने ग्रुप बनाना है? 18 बेटा 18. बट सब एक जैसे नहीं है, इसके लिए 18 के 18 नहीं बनाओ, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे बनाओ. मैम हो गया. मैम हो गया. क्या ना, चलो ये दो जो ग्रुप्स है ये टॉल ग्रुप्स है. अभी इसके आगे के जो ग्रुप्स ड्रॉ करने हैं वो ध्यान दो कहाँ से स्टार्ट होंगे. वो ग्रुप्स यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये पॉइंट से. And then I need to draw of this type 10 groups now.
So if you number it as group 1 here, तो अभी हम group 12 तक पहुंच गए. और ये आपका फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ. So I made you draw 2 tall groups and then 10 small groups. हो गया यहाँ तक तो बोलो. I go ahead. I'm done. Yes, ma'am. इसके आगे फिर से 6 ग्रुप ड्रॉ करने हैं. लाइक द फर्स्ट 2 ग्रुप, टॉल ग्रुप. अभी फिर से So is it ready? Everybody tell me fatafat. Yes, ma'am. Ma'am, 2 minutes.
तो सब लोग गिनो 18 वर्टिकल ग्रुप्स है और 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड है। हो गया? The modern periodic table has 18 vertical groups and 7 horizontal periods. यहाँ तक हम आ गए। अभी जो ग्रुप का नेम है, we can use ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18. This is called as IUPAC nomenclature, naming of the group. या हम रोमन नंबर्स यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ नेमिंग अ ग्रुप। तो पहला ग्रुप 1A है, दूसरा ग्रुप 2A, then ग्रुप 3B, 4B, 5B, group 6 is 6th B, group 7 is 7B, और जो ग्रुप 8B है, that is a name given to group 8, 9 and 10, 3 groups together. The name given is so 8, 9, 10 is the name given. ग्रुप 8 is 8, 9, 10. तो तीन ग्रुप को मिलके ये रोमन 8B दिया है। तो मिस्टेक नहीं करना। देखो टॉल ग्रुप A है और स्मॉल ग्रुप B है। फिर से यहाँ पे 1 to 8 हो गया, फिर से 1 आएगा बट ये 1B है, फिर से 2 आएगा बट ये 2B है। And now again here this will be group 3 but A. तो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपको 1 to 8 नेम करना है और फिर से 1 to 8। जो टॉल है वो A है और जो शॉर्ट है वो B है। लास्ट ग्रुप इज 8A और 0 ग्रुप। तो ये जो नेमिंग है इसको कहते हैं केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ नेमिंग अ ग्रुप। और सीधा 1 to 18 नेम करोगे तो वो IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग अ ग्रुप है। आपको दोनों सिस्टम्स आने चाहिए। So I will tell you something before I go ahead. ये जो एम्प्टी स्केलेटन अभी हमने पीरियोडिक टेबल का बनाया है, आप ऐसा घर में और एक बनाइए and then you make a xerox of it. 8-10 उसके xerox निकाल के रख लीजिए। What you need to know is position of element in periodic table. तो जो एलिमेंट लर्न करने हैं उसको किसी सॉन्ग या किसी पैटर्न में लर्न करके काम नहीं चलता। ओके, उसका सीक्वेंस नहीं चाहिए, उसकी पोजीशन चाहिए इन पीरियोडिक टेबल। That position is linked to properties. If you know position of an element in the periodic table, you know about the properties of the element. तो element के position कैसे समझेंगे? By repeatedly practicing
positioning them in the periodic table. तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा एम्प्टी पीरियोडिक टेबल और एक बार घर पे बनाओ, उसके जेरोक्स निकाल के रख दो. आई एम टीचिंग यू द पोजीशनिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर. कीप प्रैक्टिसिंग दैट एट होम. All clear? So let us start putting elements in this table. तो फर्स्ट पीरियड में पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन. And see the position of hydrogen. Hydrogen is not placed in any group. It is placed very much in first period, but it has given a unique position like this. Not placed in any group. This unique position hydrogen has because hydrogen's properties are not tallying with any of the group. Hydrogen is unique. इसका और डिटेलिंग हम करेंगे आगे चल के. एक हमको सेपरेट चैप्टर पढ़ना है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स में. फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट है. एक हाइड्रोजन डजंट बिलोंग टू एनी ग्रुप, वेरी मच बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड, एंड अनदर एलिमेंट इज हीलियम. And like this you will see just two elements in first period. So your first period is shortest. Second period begins with lithium, and then is beryllium, then is boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. So second period, you see how many elements you are having. The total number of elements present in second period are 8. In third period, we are also having 8 elements. Third period begins with sodium 11, and then is magnesium 12, aluminium 13, silicon 14, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. So second period also there are 8 elements. Second and third period is called short period. First period shortest. जो fourth period है that begins here with potassium 19. So you saw every period is beginning with group 1. This group 1 is called alkali metal group. इस ग्रुप को नाम है, this is called as alkali metal group. And you must remember all alkali metals. So lithium, sodium, potassium. Then comes rubidium, cesium, and francium. Every element will begin with alkali metal. It ends with inert gas family. ये group 18 जो है, इसको हम कहते हैं inert gas family. Inert gas family में हीलियम, नियॉन, आर्गन. इसके बाद में आता है क्रिप्टॉन, xenon, radon, and I will teach you the name of this last element later.
So you must remember these two families, as every period starts with an Ma'am. element entering in alkali metal and it ends Ma'am. with an element in inert gas. मैम हाँ बोलो. मैम 18th ग्रुप जो आपने ड्रॉ किया वो दिख नहीं रहा है नीचे के एलिमेंट्स. Okay, 18 ग्रुप दिख नहीं रहा है. I'll move little bit. ठीक है. ओके. यस मैम. मैम जीनॉन के नीचे क्या है? Xenon के नीचे रेडॉन है, Rn. और उसके नीचे सिर्फ नंबर लिखा है 118, जिसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगी आगे चल के. So I was in the fourth period. Fourth period begins with potassium, then is calcium 20, and then we start entering the element here for the first time in small group. Fourth period से हम enter करते हैं. Scandium 21, titanium 22, vanadium 23, chromium 24, manganese 25, iron 26, cobalt 27, nickel 28, copper 29 and zinc 30. तो कितने एलिमेंट्स फोर्थ पीरियड में हैं? नॉर्मल 8 प्लस दिस 10 एक्स्ट्रा, ये 10 स्मॉल ग्रुप के एक्स्ट्रा. तो आपको फोर्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट्स मिलेंगे 80, which is starting with potassium ending to krypton. जो मैंने आपको अल्कली मेटल फैमिली बताई थी, उसके नेक्स्ट वाली फैमिली is called alkaline earth metal family. किसमें है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. के नीचे स्ट्रोंशियम, barium and radium. So this family is alkaline earth metal. You must know this one also, halogen family, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, and 117 here. So this family is your halogen family. What about fifth period? Fifth period will begin with rubidium 37 and it will end with xenon 54. And इसमें भी 8 plus 10 का count होगा. Total elements 18. मैम वो हेलोजन में सेकंड लास्ट कौन सा है? Astatine 80, symbol capital A, small t. अभी थोड़ा 6 पीरियड के लिए ध्यान दो. 6 पीरियड में ये ग्रुप 3 में स्कैंडियम के नीचे यहाँ पे होता है इट्रियम 39, उसके नीचे यहाँ पे होता है लैंथेनम 57 और उसके नीचे होता है एक्टिनम 89. Now there is a drawback of modern periodic table which I am explaining you. जो 6 पीरियड है और ग्रुप 3 है, उसमें लैंथेनम 57 के साथ 14 और एलिमेंट्स प्लेस किए हैं, फ्रॉम सीरियम 58 टू लुटेशियम 71. और इनको
पीरियोडिक टेबल के नीचे इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया है। ये ग्रुप को कहते हैं लैंथेनाइड्स। This is a group of 14 elements placed here. तो इसके वजह से 6th पीरियड में क्या हो जाता है, 6th पीरियड में ये 8+10 तो है ही, बट ये 8+10 में और 14 जुड़ जाते हैं, एंड देन 6th पीरियड का टोटल हो जाता है 32. So number of elements present in 6th period become 32. As in 6th period एक पोजीशन ऐसी है जिसमें 14 एलिमेंट्स प्लेस किए। ये जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज कंसिडर्ड एज अ ड्रॉबैक, लिमिटेशन, गलती मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो ये टेबल वर्क नहीं करेगा लैंथेनम 57 के बाद। And same thing repeats in 7th period also. जो एक्टिनम की पोजीशन है, यहाँ पे और एक 14 एलिमेंट्स का ग्रुप है, फ्रॉम थोरियम 90 टू लॉरेंशियम 103. This is called actinides. LR का नंबर क्या है? 103. तो 7th पीरियड में भी 8+10 के साथ 14 और आ गए, और टोटल एलिमेंट 7th पीरियड में भी 32 हो गए। So first period is called as shortest with 2 elements, second and third is called short with 8 elements, fourth and fifth is the long period with 18 elements, and sixth and seventh is longest with 32 elements. तो मैं जो ब्लैक पेन से लिख रही हूँ एलिमेंट्स, वो एट दिस स्टेज आपको याद रखने हैं, और जो मैं रेड पेन से लिखूंगी अभी भूल सकते हो। तो ये जो नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसको याद रखो, इसको मैजिक नंबर कहते हैं। इससे आप दो चीजें कर सकते हो, किसी भी फैमिली में आपको एटॉमिक नंबर आसानी से पता चलेंगे। से फॉर एग्जांपल लिथियम 3 है, तो उसमें 8 ऐड करो तो आपको 11 आएगा, 11 में 8 ऐड करो तो 19 आएगा, 19 में 18 ऐड करो 37 आएगा, 37 में 18 ऐड करो 55 आएगा, 55 में 32 ऐड करो 87 आएगा। दिस वर्क्स एवरीवेयर, यू कैन चेक हियर आल्सो। Helium is 2 plus 8 10 plus 8 18 plus 18 36 plus 18 54 plus 32 is 86 and plus 32 is 118. You remember these numbers, you can write the atomic numbers of the element in a vertical group. And meaning is कि ये नंबर से सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। अभी मैं कुछ और फैमिलीज के नाम आपको बता रही हूँ। ये जो ग्रुप 13 यहाँ पे लिखा है, इसको कहता है बोरॉन फैमिली।
बोरॉन फैमिली में मैंने बोरॉन और एल्यूमिनियम लिखा है. Then we are having gallium, indium, thallium, and here Ma'am, the marker is too light. रेड मार्कर नहीं दिख रहा है. No, ma'am, sunlight की वजह से थोड़ा. नो मैम नहीं दिख रहा. चेक आउटपुट लाइट. यस मैम दिख रहा है. Yes, ma'am, अब दिख रहा है. I have to change color because these are the elements जो at this stage आप भूल सकते हो. इसके लिए मैंने कलर चेंज किया और कुछ नहीं. फिर ग्रुप 14 को कहते हैं कार्बन फैमिली. तो कार्बन फैमिली में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टिन, lead 82 and 114. उसके आगे group 15 can be called as nitrogen family or also called as pnictogen. But the spelling begins with P, pronounced as pnictogen family. तो जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के बाद यहाँ पे आर्सेनिक, antimony and bismuth, and here 115. The next family is oxygen family called as chalcogen family. जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर मैंने दे दिया है. उसके आगे है सेलेनियम, टेल्यूरियम and polonium, and here 116 element. तो ये कुछ फैमिलीज मैंने और ऐड किए जिनको ये रेड वाले एलिमेंट्स अभी याद नहीं रखेंगे तो चलेगा. ग्रुप 12 आपको याद रखना है. जिंक के नीचे आता है कैडमियम 48, mercury 80 and copernicium 112. ये जो ग्रुप 11 है इसको कहते हैं कॉइनेज मेटल फैमिली. ग्रुप 15 के ऊपर क्या लिखा है? pnictogen family. Coinage metal मतलब they are used to make currency coins. तो इसमें कॉपर के नीचे यहाँ पे आता है सिल्वर, उसके नीचे गोल्ड, and here 111. So I'm completing the table, adding the families. Titanium के नीचे है zirconium. मैम वो 111 क्या है? बेटा मैं सिखाऊंगी. लास्ट पीरियड के एलिमेंट्स के नाम अलग से सिखाने हैं. इसके लिए अभी नंबर लिखो, इनको अलग से सिखाया जाएगा आपको. मैम उनके नाम चेंज हो गए ना? हाँ वही मैं अलग से डिस्कस करूंगी उनको. तो यहाँ पे आता है हाफनियम 72, यहाँ पे 104. वैनेडियम फैमिली, वैनेडियम के नीचे नियोबियम एंड टालियम. And here 105. क्रोमियम के नीचे is molybdenum, M and O, and tungsten
written here, the metal with highest melting point. Manganese के नीचे element is technetium. The importance of this element is this is the first man-made metal made by man in the lab है. और उसके नीचे rhenium Re and then 107. Iron में ruthenium and osmium. जो कोबाल्ट फैमिली है, बिलो कोबाल्ट इज रोडियम एंड इरिडियम. निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम and 110. So I completed the periodic table. Need to discuss much more in this. I just showed you the elements today. जो black है वो periodic position के साथ पता होने चाहिए at this stage. जो रेड है वो फिलहाल भूल सकते हैं हम. मैम वो 28 एलिमेंट्स का क्या करना है? क्या करना है? वो लैंथेनाइड और एक्टिनोइड सीरीज का क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मैंने बस पोजीशन बता दी आपको, लिख लो. अभी और डिस्कशन अगले लेक्चर होगा ना, खत्म नहीं है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है. नहीं मतलब उसके लिए नीचे वो टेबल नहीं बनानी? नहीं बनाना है बेटा, नहीं बनाना. वैसे ही जैसे मैंने लिखा है लिख के छोड़ दो. तो किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है, मुझे पूछो. Get it clear. मैम जो रेड में है वो 12 तक काम नहीं आएंगे?
आएंगे बेटा 12th में ये पूरा सब करना है, सब लैंथेनाइड एक्टिनाइड भी 118 के 118 का केमिस्ट्री इवेंचुअली आईआईटी के एंड तक समझ में आएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ एट दिस स्टेज, क्या ये अभी ये मैंने तुमको ये सब करना है? नहीं, जैसे जैसे करना है बताते जाऊंगी। अभी एट दिस स्टेज जितने ब्लैक है वो करो। आईआईटी सिलेबस में 118 के 118 सिर्फ एलिमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी के साथ है, सब कुछ है। पूरा पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है आईआईटी। मैम 43rd और 75th एलिमेंट कौन सा है? एटॉमिक नंबर 75 इज RE, कैपिटल R स्मॉल e है, और उसका नाम है रेहियम। मैम वो 81 वाले का नाम क्या है? 81 वाले का नाम सिंबल है TNN, इट इज थैलियम, कैपिटल T स्मॉल l। नेम थैलियम। मैम जिनका हो गया वो छोड़ जा सकते हैं क्या? क्या बोल रहा है? जिनका हो गया वो जा सकते हैं? हाँ बेटा जा सकते हो तुम। गाड़ी है? Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। सबका मैम, हो बाय मैम। जाए तो I'm ending the meeting if everybody is through. Somebody is still copying or finished? Nobody, ma'am. Okay. Bye everybody. Take care. See you next week. मैम वन थैंक यू मैम। Shall I end the meeting? थैंक